whatever the disruption arises, it affects the whole business. So recently we have seen that there is a Russia and Ukraine war. So in that case, we have seen that two largest exporters were at war, and their whole business were disrupted completely. Why? Because on that moment, our whole supply chain management things were totally blocked. So whenever we talk about the global supply chain management things, the risk, so all these risks are basically depend on various aspects. Could be environmental risk, political risk, economical risk. So we have to identify those risks and how to overcome with all those risks. We have to plan it. We have to always ready for plan B. हमें हमेशा प्लान बी के लिए रेडी रहना चाहिए. अब रशिया यूक्रेन वॉर में आप देख सकते हैं हमारा क्रूड ऑयल, व्हीट, इन सब का सप्लाई जो था वो नेसेसिटीज पूरी तरीके से ब्लॉक्ड हो गई थी. सो ऑन दैट मोमेंट जो हमारी वर्ल्ड इकोनॉमी थी इवन वो भी डिपेंड हो गई थी कि डिमांड और सप्लाई के जितने भी डिस्क्रिप्शंस हैं उनको कैसे हम लोग फास्टली सॉर्ट आउट कर सके. सो वेन एवर वी टॉक मैम मैम आपका माइक म्यूट है वो इज आई एम ऑडिबल नाउ? यस मैम. Okay. So now in risk management at the initial level, we all should know about that what risk means is. रिस्क का मतलब क्या होता है, और खास तौर से व्हेन वी टॉक अबाउट द सप्लाई चेन, जब हम सप्लाई चेन की बात करेंगे तब हमें कौन से रिस्क फैक्टर को हमेशा माइंड में कंसीडर करके चलना है. लाइक इफ यू टॉक अबाउट इन आवर डे टू डे लाइफ, तो हम लाइफ इंश्योरेंस करा रहे हैं, हम हेल्थ इंश्योरेंस करा रहे हैं, हम फायर इंश्योरेंस करा रहे हैं. क्यों? क्योंकि हमें पता है अगर कहीं कोई रिस्क होता है तो हमारे उस थ्रेट को कवर अप करने के लिए कोई है. अगर हम नहीं रहे तो पीछे हमारी फैमिली को कोई प्रोटेक्ट करेगा. सो वंस वी टॉक अबाउट इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट थिंग, यहां पे रिस्क हमारा दो एस्पेक्ट में सेग्रीगेट हो जाता है. वन इज योर इंटरनल रिस्क, while the another one is your external risk. इंटरनल रिस्क कभी कभी क्या होता है हमारे कंट्रोलिंग एस्पेक्ट में होता है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं. बट वेन एवर वी टॉक अबाउट द एक्सटर्नल रिस्क तो ये हमारे कंट्रोलिंग फैक्टर में नहीं आता है. इंटरनल रिस्क की बात करें तो इंटरनल रिस्क सबसे पहले हमारा आएगा सप्लायर साइड से. वो सप्लायर जिससे हम अपना रॉ मटेरियल, अपनी इन्वेंट्री स्टॉक कर रहे हैं. अगर सपोज आपका सप्लायर बैंकरप्ट हो गया है तो ऑब्वियसली वो आपको फर्दर सप्लाई नहीं दे पाएगा. सो इंटरनली सबसे पहले जब कभी भी हम आइडेंटिफाई करते हैं सप्लायर साइड तो से, सो वी हैव टू चेक आउट दैट व्हाट अबाउट हिज फाइनेंशियल स्टेटस. अगर बैंक करप्ट हुआ है तो वो आगे फर्दर हमें सप्लाई नहीं कर पाएगा. तो सबसे पहला रिस्क होता है सप्लायर साइड से, और यहां पर हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते अगर हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं आएगा. दूसरा इंटरनल रिस्क हमारा होता है प्रोसेस साइड रिस्क. नाउ व्हाट इज दिस प्रोसेस साइड रिस्क? प्रोसेस साइड रिस्क में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल लेबर ने स्ट्राइक कर दी, लॉकडाउन हो गया, ओके या अभी पैंडेमिक टाइम में जब लॉकडाउन हुआ था, सो ऑन दैट मोमेंट हमारा सप्लाई चेन हर इंडस्ट्री का ऑलमोस्ट सफर कर रहा था. और उस टाइम पे हमको ये लगा कि इससे ओवरकम करने के लिए हमने इमीडिएट चीजों को सॉर्ट आउट करना शुरू किया, लेकिन फिर भी टाइम लग गया था. तो जो प्रोसेस साइड रिस्क होता है, यहां पर लेबर स्ट्राइक कर देते हैं तो हमारा काम रुक गया, हम फर्दर अपने ऑर्डर को प्रोसीड नहीं कर पा रहे हैं. या आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, इफ यू आर नॉट ऑप्टिंग करंट टेक्नोलॉजी, सो ऑन दैट मोमेंट आप अपनी प्रोडक्टिविटी को क्वालिटी ओरिएंटेड नहीं बना सकते हो. सो प्रोसेस बेस्ड में क्या होता है, आपके एनवायरनमेंट में जो भी न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट, रिलेटेड टू योर सर्विस, आपको उसको ऑप्ट करना है. थर्ड हमारा इंटरनल रिस्क होता है डिमांड साइड. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. वाई? बिकॉज यहां पर हमारा कस्टमर है. विद how we are getting a demand of our product or service, it always decided via consumer. कस्टमर है जो हमें बता रहा है कि आपका प्रोडक्ट
एक्सेप्टेबल है या नहीं है। एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, ऑर्डर अगर आपका डीले हो रहा है, ओवर डिले हो रहा है, तो नेक्स्ट टाइम वो दूसरे प्रोडक्ट पे स्विच ओवर कर जाएगा, आपके प्रोडक्ट को प्रेफरेंस नहीं देगा। और जब हम कस्टमर प्रेफरेंसेस की बात कर रहे हैं, तो जो कि हमने प्रीवियस सेशन में बात करी थी फोरकास्टिंग टेक्निक की, सो यहां पर अगर आपने पुअर फोरकास्टिंग टूल्स को यूज किया है, आपको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है, तब भी हमारा सप्लाई चेन इफेक्ट करता है। सो वेन एवर वी टॉक अबाउट द सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड वेरियस रिस्क एट द इंटरनल साइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें हमारा सप्लायर साइड का रिस्क, हमारा डिमांड साइड का रिस्क, एज वेल एज प्रोसेस साइड का रिस्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इन्हें हमें हमेशा आइडेंटिफाई करते रहना चाहिए। अगर हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो प्रॉब्लम बहुत बड़ी नहीं होगी, हम उसको इमीडिएटली कंट्रोल करके प्लान बी मिटिगेट कर सकते हैं, दूसरे ऑल्टरनेट पर जा सकते हैं। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द एक्सटर्नल रिस्क, एक्सटर्नल रिस्क भी ये हमारा विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होता है, अभी हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे नहीं जा रहे हैं। वेन एवर वी टॉक अबाउट द एक्सटर्नल रिस्क, तो सबसे पहले हमारा जो एस्पेक्ट होता है वो लॉजिस्टिक का होता है। लॉजिस्टिक मीन्स नाउ योर प्रोडक्ट इज रेडी, या आप रॉ मटेरियल मंगा रहे हो अपने वेयर हाउस के लिए। सो ऑन दैट मोमेंट लॉजिस्टिक की पोजीशन क्या है, टाइमली डिलीवर्ड हो रहा है, आपका कार्गो डैमेज तो नहीं हो रहा है, आपका पैकेजिंग परफेक्ट है, वट एवर द प्रोडक्ट यू आर लाइक सेंडिंग वाया लॉजिस्टिक, इट कुड बी एयर, इट कुड बी सी, आप किसी भी जो भी मोड आप ऑप्ट कर रहे हो, उसमें पैकेजिंग प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर आपने पैकेजिंग सही नहीं करी है, तो अल्टीमेटली आपका रॉ मटेरियल हो या फिनिश्ड गुड हो, दोनों डैमेज हो सकते हैं। सो यहां पर भी रिस्क होता है, इसलिए इनिशियल लेवल पे ही हम सारी चीजों को प्लान करके चलते हैं। नाउ सेकेंड हमारा एस्पेक्ट क्या होता है, कोलैबोरेशन रिस्क। एज यू नो दैट नाउ वी आर फोकसिंग ऑन कैपिटल गुड्स टेक्नोलॉजी। ओके, हम टेक्नोलॉजी इंपोर्ट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को डिलीवर कर रहे हैं। अगर हम किसी के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं और हमारा सप्लायर लॉन्ग रन में ट्रस्टवर्दी नहीं है, क्वालिटी ओरिएंटेड आपको सप्लाई नहीं कर रहा है, तो वो भी आपका एक रिस्क फैक्टर हो जाता है। सो वेन एवर यू आर डूइंग एनी कोलैबोरेशन विद एनी सप्लायर, सो आप उसके जितना भी उसका पास्ट रिकॉर्ड है, आप उसको प्रॉपरली चेक करें, मार्केट में उसकी पोजीशन देखें, उसके बाद आप उसके साथ कोलैबोरेट करें। तीसरा हमारा रिस्क क्या होता है, फाइनेंशियल साइड रिस्क। जब कभी भी आप सप्लायर को अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ इन्वॉल्व कर रहे हैं, उसके साथ आप रॉ मटेरियल लेने जा रहे हैं, सो ऑन दैट मोमेंट यू हैव टू चेक इट आउट, उसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, बैंक करप्ट तो नहीं है, एज वेल एज कॉस्ट उसका रॉ मटेरियल के टर्म में किस रेशियो में बढ़ता है। ऐसा तो नहीं इनिशियल लेवल पे वो आपके साथ काम करने के लिए आपके टर्म कंडीशन को एक्सेप्ट कर रहा है, बट लेटर ऑन जब आपकी डील हो जाती है, तब वो अपना कॉस्ट राइज तो नहीं कर रहा है। तो जब हम इंटरनल रिस्क फैक्टर की बात करते हैं, तो यहां पर हमारे ये सारे एस्पेक्ट्स हमको प्री कंसीडर करके चलना पड़ेगा, और अगर हम प्री कंसीडर कर रहे हैं तो लॉन्ग रन में हम सफर नहीं करेंगे। अब इसमें आता है एक्सटर्नल रिस्क, जो कि हमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के थ्रू मिलता है। तो यहां पर सबसे पहले आता है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। जैसे अभी हम बात करें, डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ हमारा इंप्लीमेंट कर दिया। अब आप सोचिए, अगर हम ग्लोबल टर्म की बात कर रहे हैं, हम ग्लोबल सप्लाई चेन की बात कर रहे हैं, तो कितने सारे डिसरप्शंस कितनी सारी इंडस्ट्री में एक साथ आ गए। क्यों? क्योंकि हमने ये टैरिफ अभी प्रेडिक्ट नहीं किया था। अब बेसिकली जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, वो सबसे ज्यादा इसमें सफर करेगा। सो द थिंग इज दैट जब हम एनवायरमेंटल रिस्क की बात करते हैं, तो वहां सबसे पहले आपका पॉलिटिकल, उसके बाद हमारा आएगा सडन चेंजेस हो गए, या कोई नेचुरल कैलेमिटी सॉर्ट ऑफ, लाइक कोई सुनामी आ गया जिससे आपका सप्लाई रुक जा रही है, आप आगे फर्दर अपने लॉजिस्टिक बढ़ ही नहीं पा रहा है आपका। सो ऑन दैट मोमेंट ये हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के रिस्क होते हैं। बट यहां पर भी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, निसान कंपनी का। जापान में जब 11 मार्च 2011 था या 9 था, आपका सुनामी आया था। सो उस टाइम जो निसान की प्रोडक्शन कैपेबिलिटी थी
27,000 पीसेस कार प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी थी। बट बिकॉज ऑफ दैट सुनामी उनका पूरा पूरा सप्लाई चेन इफेक्ट कर गया। बट उन्होंने विद इन 2 मंथ उस चीज से ओवरकम कर लिया। क्यों ओवरकम कर लिया? क्योंकि जहां पे उनका अपना प्लांट था, वहां पे उन्होंने हमेशा प्लान बी को मैनेज करके रखा था। कैसे मैनेज किया था? उन्होंने एडवांस रिस्क मैनेजमेंट प्लान बना रखे थे कि अगर ऐसा कुछ होता है, कोई सुनामी आ रही है, अर्थक्वेक आ रहा है, सो ऑन दैट मोमेंट हम प्लान बी पे मूव करेंगे और जितना लॉस हुआ है और लॉस ना हो उससे हम ओवरकम कर जाएंगे। सो वेन एवर like you are planning to put your factory or manufacturing setup in such a country like जापान में आए दिन आपके अर्थक्वेक्स आते रहते हैं। सो ऑन दैट मोमेंट हमेशा आप क्या करते हो, एक एडवांस रिस्क मैनेजमेंट प्लान को प्रिपेयर करके रखते हो। आफ्टर दैट हमारी डिजास्टर सिमुलेशन ट्रेनिंग होती है कि सडन हमने मॉक ड्रिल करा दी कि अगर ऐसा कुछ सिचुएशन हुई है देन आपका जो फैक्ट्री पर्सन है, हाउ दे विल बिहेव, हाउ दे विल एक्ट, हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। इन सारी चीजों को भी ऑप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो निसान बहुत ही जल्दी ओवरकम कर गया था अपने उस लॉस से, जितना लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ओवरकम कर पाएंगे। हम एक्ट को आइडेंटिफाई जितना क्विकली करेंगे, अगर हम किसी अर्थक्वेक की बात करते हैं या कोई और नेचुरल कैलेमिटी होगी, सुनामी आ गया, सो ऑन दैट मोमेंट जितनी जल्दी आप एक्ट को आइडेंटिफाई करोगे और आप जितनी क्विकली डिसीजन लोगे, उतना आपका रिस्क जो है वो कम हो जाएगा। सो यहां पर अभी हम इन्हीं सारी चीजों को थोड़ा सा और डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी मैंने सिर्फ एक आपको एक समरी बताई है कि ओवरऑल ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट हमें इंटरनली एक्सटर्नली या किस तरीके के रिस्क हमारी ऑर्गेनाइजेशन को सफर कर सकते हैं और हम उनसे कैसे ओवरकम कर सकते हैं। सो अंकित प्लीज अभी आप पीपीटी स्लाइड। ओके, थैंक यू। नाउ सप्लाई चेन रिस्क की बात करते हैं तो यहां पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। एरिक्सन को लॉस हुआ था 400 मिलियन यूरोस का। क्यों? बिकॉज ऑफ फायर इन देयर सप्लायर्स प्लांट। जिनसे वो सप्लाई ले रहे थे उनके प्लांट में आग लग गई थी, जिससे वो प्रॉपर सप्लाई नहीं कर पाए थे एरिक्सन को, और उनके सप्लायर के इस डिसीजन से कितना लॉस उनको बेयर करना पड़ा। एप्पल को भी ड्राम के शॉर्टेज हुई थी। अर्थक्वेक आया था ताइवान में 1991 में 99 में, सो एप्पल को भी फेस करना पड़ा, एज वेल एज अदर वेरियस इंडस्ट्रीज जो कि सप्लाई चेन डिसरप्शन से काफी लॉस बेयर करती हैं। नेक्स्ट स्लाइड अंकित। नाउ वंस वी टॉक अबाउट सप्लाई चेन रिस्क, सो अभी मैंने आपको एक ब्रीफ इंट्रो दिया कि रिस्क क्या होता है, और जब ग्लोबल लेवल पे हमारा सप्लाई चेन में डिसरप्शंस आते हैं, सो हमारे लिए वो कितना लॉस क्रिएट करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, चाहे एरिक्सन हो, चाहे एप्पल हो, चाहे निसान हो, चाहे कोविड के टाइम पे जितनी भी आपका टाटा हो इवन। सो हम उससे ओवरकम कैसे कर सकते हैं? यहां पर जब हम कोलैबोरेशन, कोऑर्डिनेशन, हमारे सप्लाई चेन पार्टनर या अपनी प्रॉफिटेबिलिटी और उसकी कॉन्टिन्यूटी की बात करें, इन सब चीजों को जब आप प्रॉपर प्लानिंग स्ट्रैटेजिक वे में इंट्रोड्यूस करते हो तो आपका रिस्क फैक्टर काफी कम हो सकता है। रिस्क अभी मैंने आपको बताया इंटरनल और एक्सटर्नल सेम है, ऑपरेशनल और डिसरप्शन होता है, जिसको अगेन आई एम सेइंग द सेम वर्ड्स कि हमें प्री प्लान करना पड़ेगा। अगर डिमांड साइड का रिस्क है तो हमें देखना है कि हमारी फोरकास्टिंग जो टूल्स यूज किए हैं वो अप टू द मार्क होना चाहिए। हमारी जो सप्लाई जा रही है वो टाइम टू टाइम, लाइक मार्केट में जितने टेन्योर पे आपका प्रोडक्ट होना चाहिए वो अवेलेबल होना चाहिए। हमारा कंज्यूमर स्विच करने में टाइम नहीं लगाता है। मिटिगेशन की बात करें तो मिटिगेशन मीन्स वेन एवर यू आर नॉट हैप्पी विद योर सप्लायर, अगर रॉ मटेरियल आपको अप टू द मार्क टाइमली नहीं डिलीवर हो रहा है, बहुत टाइम लग रहा है, कॉस्ट बढ़ रहा है, सो ऑन दैट मोमेंट आप क्या करते हो, आप दूसरे सप्लायर की ओर स्विच ओवर कर जाते हो, आप शिफ्ट कर जाते हो। और ये शिफ्टिंग बहुत जरूरी होती है। क्यों जरूरी है? ताकि आपको लॉन्ग रन में लॉस ना हो। नाउ वंस वी टॉक अबाउट द डिमांड मैनेजमेंट, सो हियर डिमांड कहां से आ रही है? कंज्यूमर के थ्रू आ रही है। मार्केट में डिमांड अगर
आपके प्रोडक्ट की बन रही है, मीन्स इट इज एक्सेप्टेड बाय कंज्यूमर। सो यहाँ पर टाइमली आपको अपने प्रोडक्ट को पहुंचाना है, फोरकास्टिंग करते रहना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को भी एक्टिव रहना है कि वट एवर द चेंज पैकेजिंग में अगर सपोज कंज्यूमर को नहीं समझ में आ रहा है, देन यू हैव टू ऑप्ट, आपको ऑप्ट करना पड़ेगा। आप चेंजेस करके जब मार्केट में दोबारा आएंगे, देन डेफिनेटली योर प्रोडक्ट विल बी एक्सेप्टेड बाय अ कंज्यूमर। Now, product management is that management who is basically taking care of कि यहाँ पर आपका परचेज डिपार्टमेंट भी एक्टिव होगा, यहाँ पर आपका इन्वेंट्री भी एक्टिव होगा, यहाँ पे आपका कोऑर्डिनेशन आपके प्रोडक्शन फ्लोर मैनेजर्स के साथ भी होगा। व्हाई? बिकॉज अंडर लाइक ऑपरेशन मैनेजमेंट यू आर मेकिंग योर प्रोडक्ट। सो यहां पर ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप किस पोजीशन पे हो, वर्क इन प्रोसेस, पैकेजिंग, या अब आपका प्रोडक्ट लॉजिस्टिक के लिए रेडी है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे प्रोडक्ट मैनेजमेंट में होती हैं। एज वेल एज अगर सपोज जैसे मैंने अभी डिमांड मैनेजमेंट में बात करी, गूगल रिव्यूज आ रहे हैं या फीडबैक आ रहा है आपके पास कि प्रोडक्ट में ये वाला कुछ इश्यूज हो रहे हैं, तो प्रोडक्ट मैनेजमेंट उन फीडबैक, उन गूगल रिव्यूज को कंसीडर करता है, उनमें चेंजेस करता है और आगे फर्दर चेंज करके अपने प्रोडक्शन प्लांट को इंस्ट्रक्शंस देता है और फिर आपका प्रोडक्शन उसके अकॉर्डिंग बनता है। नाउ द अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। इफ यू टॉक अबाउट सप्लाई चेन मैनेजमेंट, अभी हम यहाँ रिस्क की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ सप्लाई चेन मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। रॉ मटेरियल से लेकर के कंज्यूमर के फीडबैक तक पूरी चेन आपस में एसोसिएटेड है। सो यहाँ पर इंफॉर्मेशन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर जरा सा भी लैक ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, देन द होल चेन विल बी अफेक्टेड। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक परचेज ऑर्डर आया, आपने रॉ मटेरियल को के लिए ऑर्डर अपना पीओ भेज दिया। रॉ मटेरियल के बाद फर्दर आपका आता है कि प्रोडक्शन, इन्वेंट्री, वर्क इन प्रोग्रेस, सारे स्टेप हैं। लेकिन अगर आपकी इंफॉर्मेशन कहीं पर भी लैक हुई है, लाइक आपने रॉ मटेरियल में जितना ऑर्डर दिया था उतना नहीं आया है, कम आया है, आपने इंफॉर्मेशन आगे परसू नहीं करी है, तो आपका पूरा चेन सफर करेगा। सो सप्लाई चेन रिस्क में क्या होता है, आपका इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट अगर स्ट्रांग है तो रिस्क का रेशियो भी कम हो जाएगा। जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ट्रांसपेरेंट हो, ओपन टू ऑल हो, मींस जो रिलेटेड टू दैट टास्क द पर्सन इज अकाउंटेबल, जिसकी जवाब देता है उसके लिए हम बात करें। इट इज नॉट लाइक दैट कि आपने उसको वर्चुअली प्रेजेंट कर दिया। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का काम क्या होता है कि जहां जिसके लिए जो जरूरी इंफॉर्मेशन है आप उसको परसू करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास तो पूरा डेटा आया है, उस डेटा से आप रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को फिल्टर करके कंसर्न डिपार्टमेंट को देते रहेंगे ताकि आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक्टिवली काम कर सके। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नाउ सप्लाई नेटवर्क डिजाइन, that is also very important thing. Why? Because whatever the buffering things, a safety net should be there. क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर ग्लोबल लेवल पर अपने प्रोडक्ट के लिए सप्लाई और एज वेल एज प्रोडक्शन, एज वेल एज कंज्यूमर की नीड्स, हमें ओवरऑल सारी चीजों को कंसीडर करके चलना है। तो वेन एवर वी टॉक अबाउट द सप्लाई नेटवर्क डिजाइन, सो ऑन दैट मोमेंट हमें सबसे पहले देखना है किसी भी तरीके की बफरिंग ना हो, किसी भी तरीके की हर्डल्स ना हो। जो आपका नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन होगा वो अप टू द मार्क होना चाहिए। आपका जो भी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है, आपका जो भी सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री है, इफ यू टॉक अबाउट ओला, उबर या जोमैटो, स्विगी, अगर एक भी दिन सर्वर इश्यू हो जाता है तो उनको करोड्स का लॉस होता है। सो यहां पर हम अपने नेटवर्क को भी इस तरीके से डिजाइन करेंगे कि उसका कॉन्फ़िगरेशन शुड बी अप टू द मार्क, एज वेल एज जो मैम आपकी प्रोडक्ट आवाज चली जा एज वेल एज जो प्रोडक्ट का असाइनमेंट दिया गया है टू टू इंडिविजुअल, वो भी पूरा फुलफिल होना चाहिए। कस्टमर असाइनमेंट, यहां पर हम फीडबैक की बात करेंगे कि जो भी फीडबैक आया है आपको उस पर इमीडिएट एक्शन लेना है। क्यों? क्योंकि अगर आप लॉन्ग रन में सरवाइव करना चाहते हैं तो कस्टमर की सारी नीड्स और डिजायर को, उनके थॉट्स को, उनकी प्रेफरेंसेस को, उनकी चॉइसेस को आपको ऑप्ट करना पड़ेगा। Transportation planning is mandatory. Why? Because with the help of transportation और logistic thing, आपका प्रोडक्ट एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रहा है, मार्केट में जा रहा है, उसके बाद ही वो कंज्यूमर को मिलने वाला है। नाउ एक्सचेंज रेट अनसर्टेनिटी,
यहाँ पर एक टर्म आता है हेजिंग। यहाँ पे जितने भी हमारे लर्नर्स हैं या कैंडिडेट्स हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगी, डू यू नो अबाउट हेजिंग? हेजिंग के बारे में आप लोगों को पता है? नोबडी नोज अबाउट हेजिंग। बैंकिंग टर्म है, अगर कोई भी यहाँ पर बिजनेस कर रहा होगा, बल्कि आई थिंक सारे ही बिजनेस में इन्वॉल्व हैं। ओके, तो कौशलेंद्र आप बताएंगे व्हाट इज हेजिंग? No, not really. Okay. Well, whenever we talk about the exchange rate, so here we are discussing the things at global level. अब global level पे क्या है, हमारी करेंसी में अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। सो ऑन दैट मोमेंट बहुत सारे एक्सपोर्टर्स क्या प्रेफर करते हैं कि जो हम अपना पेमेंट मंगाएंगे, वो हम, जब करेंसी का रेट ज्यादा होगा, मीन्स जब हमारी करेंसी कम पे है, देन वी आर नॉट गोइंग टू एक्सचेंज अवर फॉरेक्स थिंग। जब हाई रेट होगा देन वी विल एक्सचेंज द थिंग। तो यहाँ पे जो एक्सचेंज रेट अनसर्टेनिटी है, इसको भी आपको कैश कराना है। यहां पर भी आप ये रिस्क नहीं लेंगे कि हमें परचेज ऑर्डर कब मिला था, हमने आपने ऑर्डर को एग्जीक्यूट कब किया, हमारा ऑर्डर मार्केट में गया। आप अपना एक्सचेंज रेट हेजिंग के अकॉर्डिंग उसको कन्वर्ट करा सकते हैं, और ये आपको ऑप्शन आपकी गवर्नमेंट ने भी दे रखा है। बट इट इज ऑल अप टू यू कि आप क्या चूज करने जा रहे हो। तो जितने भी मेजर एक्सपोर्टर्स हैं जो कंटेनर में डील करते हैं, दे बेसिकली प्रेफर कि हम हेजिंग के थ्रू ही अपनी पेमेंट को कलेक्ट करें। क्यों? क्योंकि यहां पर भी उनको प्रॉफिट हो रहा होता है। सो वट एवर द डिसीजन बेस्ड ऑन नेटवर्किंग थिंग, और हमारा सप्लाई चेन टोटली बेस्ड है, एक दूसरे से एसोसिएटेड है। यहाँ पे एक चीज आपकी लैक हुई तो पूरा सिस्टम आपका इफेक्ट करेगा। ये सप्लाई नेटवर्क डिजाइन परफेक्ट होनी चाहिए। कहीं कोई लैक हो भी रहा है तो प्लान भी हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए कि हम इसे ओवरकम कैसे कर सकते हैं। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज सप्लायर रिलेशनशिप। व्हाई? बिकॉज जिससे हम रॉ मटेरियल ले रहे हैं उसके साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए। आप उसका पेमेंट टाइमली करिए, तब वो आपको अपनी सप्लाई प्रॉपरली टाइमली देगा। अगर आप शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, तब भी यहां पर आपका फ्लेक्सिबल अप्रोच होना चाहिए। जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। प्राइस स्टेबिलिटी हमारे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होती है, कांस्टेंट होती हैं, कि 2 to 3 years you will follow the same price, same thing, same supply to the particular supplier. Later on after 3 year अगर मार्केट में प्राइसेस चेंज हो रहे हैं, तब आप अपने भी प्राइसेस को चेंज करोगे। इन ग्लोबलाइजेशन सप्लाई चेन हमेशा अलाउ करता है मल्टीपल सप्लायर्स को। Yes, Kaushalendra, you want to ask about the price stability? Okay. Now, whenever we talk about the supplier relationship, यहां पर अगर शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट है तो कभी कभी हमारी टर्म्स एंड कंडीशन क्या होती है, चेंज हो जाती है। अब अगर आप लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में हो, फॉर एग्जाम्पल कॉन्टिन्यूसली यू आर मेकिंग मोबाइल, आप सपोज बना रहे हैं। अब मोबाइल में हमें वेरियस एसेसरीज की जरूरत पड़ती है, कोई आप वियतनाम से मंगा रहे हो, कोई आप ताइवान से मंगा रहे हो, कोई आप चाइना से मंगा रहे हो, एंड देन यू आर मेकिंग अ कंप्लीट प्रोडक्ट। सो ऑन दैट मोमेंट प्राइस स्टेबिलिटी मींस कि जब भी आप लॉन्ग रन में बल्क में खरीद रहे होते हैं, ओके, आपने ईयरली कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि एवरी 2 मंथ्स पे हमें ये पर्टिकुलर सप्लाई चाहिए, तो वहां पे प्राइस आपका स्टेबल रहेगा। वहां पे सप्लायर आपका प्राइस बढ़ा नहीं सकता है। बट फ्लेक्सिबल अप्रोच क्या होगा कि अगर सपोज कोई पॉलिटिकल कंडीशंस ऐसी आ गई कि वहां पे उन्होंने अपना बढ़ाई है टर्म्स एंड, जैसे अभी हमने रिवर्सिबल टैरिफ की बात करी, अगर ऐसा कोई टैरिफ इंप्लीमेंट हो जाता है, सो ऑन दैट मोमेंट एक फ्लेक्सिबल अप्रोच होता है, तब सप्लायर को प्राइस बढ़ाने पड़ेंगे। जब हम लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो हम शुरू में ही बता देते हैं कि आपका प्राइस 2 साल के लिए, अगर हम आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हम जब रिन्यू करेंगे कॉन्ट्रैक्ट, तब आप प्राइस का अप्स एंड डाउन्स हो सकता है। बट टाइम लिमिट लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, 2 ईयर 3 ईयर, मैक्सिमम 3 ईयर, तो वो आपका प्राइस स्टेबल रहेगा पर्टिकुलर रॉ मटेरियल के लिए। गॉट इट कौशलेंद्र? No, no, no. Actually, I wanted to know about hedging, you said. That is not very clear to us. अच्छा, you're So can you asking about explain hedging. what exactly that? हेजिंग बेसिकली इंटरेस्ट रेट होता है। अगर हम इंडियन टर्म्स में बात करें, यहां पर भी हमारा इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, कम होता है।
तो आप शेयर्स में देखते होंगे जब प्राइस बढ़ जाता है तो आप क्या करते हो, उसको सेल कर देते हो। वाई? बिकॉज यू आर अर्निंग प्रॉफिट। सेम हेजिंग में क्या होता है, हमारी करेंसी अगर यूएस डॉलर की वैल्यू ज्यादा है, सो ऑन दैट मोमेंट हम अपनी इनवॉइस को कैश कराते हैं। और ये जब परचेज ऑर्डर आपके पास आता है, जो भी एक्स वाई जेड कंट्री के साथ आप डील कर रहे हो, तो ऑन दैट मोमेंट ये आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आप हेजिंग प्रेफर करेंगे या आप नॉर्मल टीटी, जो जिस टाइम पीरियड पे आपके पास पीओ जनरेट हुआ है, जो करेंसी की वैल्यू होगी, या आप उसी करेंसी के थ्रू अपने इनवॉइस को कैश करा लेंगे। सो बहुत सारे जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं जो मेजरली कर रहे हैं, दे ऑप्ट हेजिंग थिंग, कि जब करेंसी मींस लाइक चाहे आपका डॉलर हो चाहे येन हो, सो ऑन दैट मोमेंट अगर बढ़ता है, सो ऑन दैट मोमेंट वो अपनी इनवॉइस को कैश कराते हैं। दैट इज हेजिंग। ओके Happen like कृष्णेंद्र? just 1 minute. I'll you're facing would be give them an offer and the payment term agreed as a advance payment. So normally we receive advance payment. It depend on circumstances. Like I'm saying, the major exporter. If you are doing on advance term, तो वैसे तो advance full payment कभी भी नहीं आती है forex में. Either you will do TT 30% advance, rest at the time of delivery. Okay. No, there are some cases. So we get 100% advance. And So suppose so if you we are getting 100% advance, and so on that moment you have to opt the same currency rate. वहां पे आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। ये उस केस में होता है uh, जब आपका कंसाइनमेंट चला गया है, आप बाद में पेमेंट mhm. लगाते हो। लेटर ऑफ क्रेडिट का Okay, यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट भी होता है। ओके। okay, got it. ओके। Now, the Yeah. globalization of supply chain always allows firm to have multiple supplier. अब आप मोबाइल की बात कर लीजिए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात कर लीजिए, कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स की बात कर लीजिए, तो यहाँ पे मल्टीपल सप्लायर्स होते हैं। ओके। हम हर जगह से सोर्स कर रहे होते हैं, और हर जगह का हमारा सप्लाई चेन स्ट्रांग रहना चाहिए, क्योंकि अगर सपोज चाइना से मंगा रहे हैं, ताइवान से मंगा रहे हैं, या कोरिया से मंगा रहे हैं, कहीं से भी आपका सप्लाई चेन डिसरप्ट हो रहा है, तो वो आपके ओवरऑल प्रोडक्शन पे इफेक्ट करेगा। हमारे जितने भी कंट्रीज के साथ हमारे सप्लायर के साथ रिलेशन है, वो बहुत स्मूथ, ट्रांसपेरेंट, और जो आपका नेटवर्किंग सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अब ये कैसे हम मेंटेन करेंगे, इसमें भी आपका सप्लायर सिलेक्शन प्रोसेस होता है कि कौन से आप बेस्ट सप्लायर को ऑप्ट करने जा रहे हो। इट डिपेंड ऑन इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। जिस भी इंडस्ट्री में है, आपको मार्केट में ही पता चल जाता है कि कौन सा सप्लायर बहुत सीरियसली सप्लाई करता है, तो ऑब्वियसली आप भी उसी सप्लायर को प्रेफर करना चाहेंगे। Supplier order allocation means whatever the order you are giving to a particular supplier, उसके बाद उसका स्टेटस क्या है, वो आपके वेयर हाउस तक कब पहुंचेगा, इसकी इंफॉर्मेशन भी आपके पास होनी चाहिए। सप्लाई के कॉन्ट्रैक्ट्स जो भी हैं वो भी आपको एक प्रॉपर, ट्रांसपेरेंट, टू द मार्क, ओके, अप टू द मार्क। इट इज नॉट लाइक दैट कि आप उसमें बहुत सारी डिटेलिंग रख रहे हैं। जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो उसका प्राइस आप चाहते हो, जो क्वालिटी आपको चाहिए, वो कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए और दोनों पार्टीज के पास होना चाहिए। ये मैंडेटरी है कि लेटर ऑन अगर सपोज वो बैंकरप्ट हो रहा है, कोई इशू आ रहा है, तो आपके पास प्लान भी अवेलेबल हो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नाउ, सप्लायर ऑर्डर एलोकेशन, बेसिकली कभी कभी डिमांड जो होती है वो अनसर्टेन होती है, कुछ ऐसे पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स हमारे होते हैं। ऑन दैट मोमेंट ये फ्लेक्सिबल अप्रोच को आप ऑप्ट करोगे, और ये इंफॉर्मेशन आप अपने सप्लायर को पहले बता देते हैं कि अगर हमारे पास इतना डिमांड आ गया, मींस मिनिमम और मैक्सिमम का यहाँ पे क्राइटेरिया नहीं है, यहाँ पर आपका फ्लेक्सिबल अप्रोच काम करेगा। whatever the order you are getting, on the basis of that order आप आगे फर्दर सप्लायर को प्रोसीड करेंगे। तो ये सारी चीजें जब आप शुरू में ही डिस्कस कर लेंगे अपने सप्लायर के साथ, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पर आपको कुछ इन्वेंट्री भी अपनी मेंटेन करनी पड़ेगी। क्यों मेंटेन करनी पड़ेगी? ताकि आपका प्रोडक्शन साइकिल सफर ना करे। अगर कुछ इमरजेंसी ऑर्डर होता है, सडन आपको ऑर्डर करना पड़ गया है, सो ऑन दैट मोमेंट इट डिपेंड ऑन कि आपका सप्लायर के साथ रिलेशन कैसा है और कितनी जल्दी वो आपको आपका सप्लाई प्रोसीड कर रहा है।
लेट टाइम जहां अनसर्टेन होता है वहां पर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। लाइक कभी कभी क्या होता है, हम कुछ इंपोर्ट कराते हैं रॉ मटेरियल, सो ऑन दैट मोमेंट अगर कुछ क्लाइमेटिक कंडीशन अप टू द मार्क नहीं है, ओके, या जिस एरिया से आपका आ रहा है वहां पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, सो ऑन दैट केस आप अपने टाइम को उसी हिसाब से कैलकुलेट करके चलोगे कि इतने, मींस एवरेज आप एक कैलकुलेट कर लेंगे कि इस टाइम पीरियड में हमारे पास हमारा रॉ मटेरियल आ जाएगा। उसको आपको कंसीडर करते हुए चलना है हमेशा। अगर अनसर्टेनिटी है देन ओनली, वैसे तो सप्लायर ऐसे होते हैं कि वो आपको टाइमली डिलीवर कर देते हैं, बट कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहां पे अनसर्टेनिटी होती है, क्लाइमेटिक कंडीशंस हो सकती हैं, could be any cause. Next slide. Now ये कॉन्ट्रैक्ट्स की बात है। सप्लाई साइड इज इनफ्लेक्सिबल। नाउ सप्लाई साइड इज इनफ्लेक्सिबल मींस बिकॉज आपने उसको पीओ जनरेट करके दे दिया है, आपने प्राइस फाइनलाइज किए हैं, आपने अपनी क्वालिटी बता दी है, तो यहां पर आप अपने सप्लायर को बताएंगे कि हमारा ये क्वालिटी है, हमको इतना क्वांटिटी चाहिए, ये प्राइस पे चाहिए। तो यहां पर आपका फिर वंस यू इशू अ पीओ टू द सप्लायर, तो उसमें चेंजेस नहीं हो सकते हैं, वो आपका फाइनल रहेगा। अगर सपोज अनसर्टेनिटी है, कभी कभी कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हो जाते हैं कि हमको थोड़ा सा और रॉ मटेरियल चाहिए या कुछ और ऑर्डर आपका बढ़ गया है, तो वहां पर हम अनदर पीओ जनरेट करेंगे, सेम पीओ में आपका काम नहीं होगा। डायनेमिक प्राइसिंग इट डिपेंड ऑन प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। ओके, अब अगर हम कोई गोल्ड रिलेटेड अपना, सपोज हमारा ज्वेलरी का बिजनेस है, वहां पर तो हमारा गोल्ड रेट जैसे जैसे अप एंड डाउन होगा उसके अकॉर्डिंग आपका स्टैटिक प्राइसिंग नहीं होगी, यहाँ पे डायनेमिक प्राइसिंग होगी, तो उसके अकॉर्डिंग आपको कंसीडर करना पड़ेगा प्राइस। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, नाउ शिफ्टिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शिफ्टिंग डिमांड अक्रॉस टाइम, शिफ्टिंग मार्केट का और शिफ्टिंग प्रोडक्ट्स का। तो यहां पर अभी तो मैंने आपको एक प्रोडक्ट का एग्जांपल दिया कि गोल्ड में अगर सपोज कोई इश्यू हो रहा है तो वहां पे डायनेमिक होता है, क्यों? क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी है। नाउ अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट आपका है, लाइक ड्यूरिंग कोविड टाइम बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स थे जिनकी डिमांड शिफ्ट हुई थी, सो ऑन दैट मोमेंट प्राइस आपका फ्लक्चुएट करेगा और उसी वेरिएबल प्राइस को आपको ऑप्ट करना पड़ेगा, फिर चाहे वो मार्केट की बात हो, फिर चाहे वो आपके प्रोडक्ट की बात हो। नेक्स्ट। नाउ डिमांड मैनेजमेंट में मैंने आपको अभी पहले भी बताया था कि डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहां पर हमारा कस्टमर डायरेक्टली एसोसिएटेड है। अगर कस्टमर का जो रिव्यू है वो परफेक्ट नहीं आ रहा है तो धीरे धीरे आपका जो सप्लाई है वो कम होने लगेगा। अब नोकिया का देखिए, इतने सारे कॉम्पिटिटर्स आए थे और आज क्या पोजीशन है, नोकिया बिल्कुल मार्केट से आउट है, और एक टाइम ऐसा था कि एवरी सेकेंड पर्सन वांट्स नोकिया नोकिया नोकिया। तो डिमांड मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, यहाँ पे फोरकास्टिंग टूल्स आपके बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो आपको ऑप्ट करने पड़ेंगे। अगर हम सर्विस मार्केटिंग की बात करें तो यहाँ पे आपका रेवेन्यू मैनेजमेंट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, कि जो आपके पास रेवेन्यू जनरेट होके आ रहा है आप उसको फर्दर अपडेशन में लगाएंगे, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन में उसको यूज करेंगे। वाई? बिकॉज जो भी हमारे करंट एनवायरनमेंट में टेक्नोलॉजी है, अब अगर आज एआई बेस्ड सारी चीजें एग्जीक्यूट की जा रही हैं और आप एआई को टच नहीं करना चाह रहे हैं, तो वो लॉन्ग रन में आप मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाओगे। जब डिमांड हमारी शिफ्ट होती है, ऑन दैट मोमेंट आपका जो भी रेवेन्यू जनरेट हुआ है उसको आपको अपग्रेडेशन में लगाना पड़ेगा। ओके, परचेज स्ट्रैटेजीज जो होंगी ऐसी बनानी पड़ेंगी कि आपका डिमांड जो है वो श्योर रहे कि इतना हमारा डिमांड होगा ही होगा। यहां पर जैसे हम ऑफर भी देते रहते हैं, हम डिस्काउंट भी दे रहे हैं, ये सारा पार्ट आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट का है। हमारे कमिटमेंट होते हैं डिस्काउंट रिलेटेड, ओके, चाहे आप होलसेल की बात करें चाहे आप रिटेल की बात करें। तो ये डिमांड मैनेजमेंट को प्लान करना पड़ेगा कि भाई अब हम एंड ऑफ सीजन सेल निकालेंगे, अब हम
कोई भी ओकेजन है, वीकेंड सेल्स बहुत सारे लोग निकालते हैं। सो द थिंग इज दैट क्यों कर रहे हैं हम, क्यों डिस्काउंट कमिट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये चीज हमारे कस्टमर को अट्रैक्ट करेगी। कितने, कोई भी ओकेजन होता है, थैंक्स गिविंग डे हो गया आपका, या क्रिसमस हो गया, या आपका ईद अभी आने वाला है, या कोई और ओकेजन हुआ, तो वहां पे डिमांड और जनरेट हो, तो हम एक ऐसा शिफ्ट क्रिएट करते हैं इन द माइंड ऑफ द कंज्यूमर कि वो जाकर के पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदे। ओके, सो ये डिस्काउंट वाला जो भी कमिटमेंट होता है, ये ऑलमोस्ट आजकल हर एवरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जो भी चाहे ब्रांडेड हो चाहे नॉन ब्रांडेड हो, दे आर प्रेफरिंग इट। नेक्स्ट, दैट आई ऑलरेडी टोल्ड कि फोरकास्ट इंप्रूव होना चाहिए, फोरकास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इट। नाउ वंस वी टॉक अबाउट अक्रॉस मार्केट, तो यहाँ पे ओवरऑल स्ट्रैटेजी की हम बात करेंगे प्रोडक्ट की। यहाँ पर जब आप कोई न्यू प्रोडक्ट डिफरेंट मार्केट में इंट्रोड्यूस कर रहे होते हो, तो आप क्या स्ट्रैटेजी ऑप्ट करोगे? फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कि इंडिया एक ओपन मार्केट है, जितने भी इन्वेस्टर हैं दे रियली वांट टू इन्वेस्ट इन आवर कंट्री। अभी हम अपना सेमीकंडक्टर चिप का भी प्लांट लगा रहे हैं इंडिया में। हमारी बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं who are chasing our market. Why? If we talk about YouTube, if we talk about Instagram, if we talk about Facebook, इंडियन किसी इंडियन पर्सन, किसी इंडियन सॉफ्टवेयर ने इसको नहीं डेवलप किया है, ये सब बाहर का ही डेवलप्ड है, बट वी ऑल आर यूजिंग इट। सो द थिंग इज दैट कि जो ये हमारा मार्केट डिमांड में शिफ्ट आता है, या मार्केट में ओपन मार्केट कितना है, आगे आने वाले 10 years में इंडियन मार्केट हमारा बहुत स्ट्रांग है। तो जितने भी आपके इन्वेस्टर्स हैं, दे आर लुकिंग दैट इंडियन मार्केट हैव big opportunity. So what they are doing, they are selling their product in our market. सेम एज हम मेड इन इंडिया बना रहे हैं, हम मेड इन इंडिया को एक्सप्लोर कर रहे हैं, और इस टाइम के बजट में तो क्लियरली मेंशन किया गया है कि हम मेड इन इंडिया के प्रोडक्ट को अब ग्लोबली प्रेजेंट करेंगे। सो जब भी आप डिफरेंट मार्केट में अपने प्रोडक्ट को सेल करने जा रहे होते हो, तो वहां के मार्केट को स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इफ यू आर सेलिंग इन गल्फ मार्केट, सो वहां का टेस्ट प्रेफरेंसेस चॉइसेस बिल्कुल डिफरेंट होगी। इफ यू आर एंटरिंग इनटू द जापान मार्केट, वहां की चॉइसेस बिल्कुल डिफरेंट होगी। इफ यू आर एंटरिंग इनटू द अदर एशियन कंट्रीज, तो वहां पर भी मार्केट डिफरेंट होगी। तो वहां का प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट, उसके अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेना, कैसे आप आगे पूरा एग्जीक्यूट करेंगे, इन सारे डिसीजंस को आपको प्री चेक करना है, उसके बाद आपको उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट। Now, once we talk about across product, so here the like pricing, brand promotion strategies, कॉम्पिटिटर हमेशा स्वॉट एनालिसिस करता रहता है। कॉम्पिटिटर हमेशा स्वॉट एनालिसिस करता रहता है कि आपका कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, उसका अपॉर्चुनिटी एस्पेक्ट क्या है, उसका थ्रेट क्या है। और हम क्या करते हैं, बीइंग एन मैन्युफैक्चरर, हम उसी प्रोडक्ट को मार्केट में एंटर करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करोगे? आप उनकी उनकी स्ट्रैटेजीज को पहले स्टडी करोगे। उनकी स्ट्रैटेजीज को स्टडी करने के बाद आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में एंटर करते हो। तो यहां पर डिमांड आपकी कैसे जनरेट होगी कि हाउ यू आर एंटरिंग इनटू द मार्केट, आप उस मार्केट में एंटर कैसे कर रहे हो। कुछ इनोवेशन के साथ आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आप अपने कॉम्पिटिटर की सारी स्ट्रैटेजीज को ऑब्जर्व कर रहे हो, आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में ले करके आ रहे हो, आप एक फोरकास्ट कर रहे हो कि कितना हमारा प्रोडक्ट किस कंज्यूमर को, कितने कंज्यूमर की डिमांड होगी, कौन से कंज्यूमर हमारे प्रोडक्ट को खरीदने वाले हो। तो यहां पर आपको एग्रीगेट डिमांड पता चल रही है, उसके हिसाब से आप अपनी इन्वेंट्री मेंटेन करते हो, आप अपने प्रोडक्ट को स्टॉक आउट करते हो। अब इट डिपेंड ऑन, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है तो उसके अकॉर्डिंग आप करोगे, लो क्वालिटी प्रोडक्ट है तो उसके अकॉर्डिंग आप करोगे। ओके, सो सप्लाई चेन मैनेजमेंट
में एक तो हमने अपने कॉम्पिटिटर के एस्पेक्ट की बात करी, दूसरा हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन की। सब्स्टिट्यूशन जो होता है हमारा यहाँ पर, ये भी एक कॉम्पिटिटर, लाइक हम अगर हमारे एक, इफ यू टॉक अबाउट नैनो है, नैनो बिक रही है, नैनो किसी और ने तो नहीं बनाई। अगर सपोज नैनो का कोई सब्स्टिट्यूट आता तो क्या होता कि हमारी डिमांड थोड़ी सी शिफ्ट होती, कंज्यूमर हमारा दूसरे प्रोडक्ट पे स्विच ओवर करता। लेकिन जब मोनोपोली है तो वहां पर आप सेफ हो, लेकिन जब सब्स्टिट्यूशन आ जाते हैं और कंपटीटर्स आ जा रहे हैं तो वहां पर आपकी एग्रीगेट डिमांड में वेरिएंस थोड़ा सा अप एंड डाउन होता है। आप उसी के अकॉर्डिंग स्टॉक आउट करते हो, उसी के अकॉर्डिंग आप अपने प्रोडक्ट को मेंटेन करते हो। तो यहां पर आप प्रोडक्ट बंडलिंग भी उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नाउ यहां पर ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पॉइंट्स हैं, कंपोनेंट कमोडिटी, जहां पर हम बात करेंगे कि हम मिटिगेट भी करते हैं। अगर हमें सपोज कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए कोई सप्लाई नहीं मिल रही है, हमारा सप्लायर उसे नहीं दे पा रहा है, सो ऑन दैट मोमेंट हम क्या करते हैं, कंपोनेंट कमोडिटी के थ्रू हम थोड़ा सा मिटिगेट कर जाते हैं। ओके, एज वेल एज मेक टू ऑर्डर सिस्टम में क्या होता है कि यहां पर जितना हमारा ऑर्डर आया उसी के अकॉर्डिंग हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। सपोज जितना हमने मींस फोरकास्ट किया था कि इतनी डिमांड आने वाली है, उस डिमांड के अकॉर्डिंग आपके पास प्रोडक्ट नहीं आया, और ये जो जितने भी टर्म आपके हैं ना, ये सब हमारे कोविड टाइम पर यूज किए गए हैं। क्यों? क्योंकि हम रेगुलर वे में अपने सप्लाई चेन को मैनेज करके एग्जीक्यूट कर रहे थे, बट सडन हमारा लॉकडाउन लगता है, सडन हमको ये भी नहीं पता है कि आगे आने वाली सप्लाई कैसे करेंगे, हमारे पास स्टॉक आउट भी मेंटेन है। सो ऑन दैट मोमेंट हम क्या करते हैं, पोस्टपोनमेंट स्ट्रैटेजी को भी ऑप्ट करते हैं। हम आगे फर्दर अब ऑर्डर नहीं बनाएंगे फॉर द टाइम पीरियड के लिए। मेक टू ऑर्डर सिस्टम, जब आप अश्योर करते हो दैट यू विल बाय अवर प्रोडक्ट एट पर्टिकुलर डेट, सो ऑन दैट मोमेंट हम उसी के अकॉर्डिंग उसको एग्जीक्यूट करेंगे। और सपोज कैंसिलेशन हो रहा है तो वहां पर हम अपने प्रोसेस को रीशेड्यूल करते हैं, रीसीक्वेंस करते हैं। सो ये सारा हमारा प्रोडक्ट मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट पार्ट है। और उससे पहले शायद इतना मेक टू ऑर्डर सिस्टम तो यूज हो रहा था, बट अगर हम अदर रिसोर्सेज की बात करें तो उनका यूसेज हमारा कोविड के बाद ज्यादा एक्टिवली हम उसको यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट वन, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। आई टोल्ड यू यहां पर क्विकली डिसीजन लेना है। ओके, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन है, वेदर इट इज रिलेटेड टू anything about your supplier, about your purchase order, about your production cycle, about your operating cycle, about your packaging thing, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट जितना एक्टिव होगा आपका सप्लाई चेन उतना स्मूथ होगा। यहां पर हम पीपीआरआर मॉडल को भी ऑप्ट करते हैं, दैट इज योर प्रिवेंशन, प्रिपेयरनेस, रिस्पॉन्स एंड रिकवरी। ये आपका इमीडिएटली मूव ऑन करता रहता है। वाई? इफ यू टॉक अबाउट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, कुछ भी इनोवेटिव लेकर के आ रहे हो वो आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा, कंज्यूमर को भी बताना पड़ेगा, इधर सप्लायर को भी बताना पड़ेगा। वाई? बिकॉज एवरीथिंग इज एसोसिएटेड। और जब हम ऐसा कर रहे होते हैं तो कितना जो क्विक रिस्पॉन्स हमें मिलता है वो भी हमें इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट ही डिलीवर करता है कि वेदर आवर प्रोडक्ट इज एक्सेप्टेड इन द मार्केट और नॉट। नाउ फंक्शनल प्रोडक्ट इज बेसिकली इंफॉर्मेशन शेयरिंग, जो कि मैं आपको रिपीटेडली बोल रही हूं कि इंफॉर्मेशन हमें शेयर करनी है, हमें ट्रांसपेरेंट रखना है। हमें जो हमारे वेंडर्स हैं, जो हमारे सप्लायर हैं, जो उनकी इन्वेंट्री है, उसका प्रॉपर डेटा इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। हमारी जो कोलैबोरेटिव फोरकास्टिंग है कि आगे आने वाले फ्यूचर में हम किसके साथ कोलैबोरेट करेंगे। अब मैं बार इंडिया की मार्केट की बात कर रही हूँ। इंडिया मार्केट में इतनी सारी अपॉर्चुनिटी है कि ओपन सोर्स जो आपका चैट जीपीटी का ओनर है, सबसे पहले इंडिया आता है अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए। व्हाई? बिकॉज दे आर लुकिंग कि यहां पर मार्केट अपॉर्चुनिटी है, यहां पर हमें सारे रिसोर्सेज मिलेंगे, यहाँ का सप्लाई चेन एवरीथिंग इज सो परफेक्ट, यूजर्स भी हैं यहाँ पर। सो कोलैबोरेटिव फोरकास्टिंग में आप आगे फ्यूचर में किसके साथ फोरकास्ट करने वाले हो, इन सारी चीजों को कंसीडर करते हो। और आपका डेटाबेस इतना स्ट्रांग होता है कि मार्केट में क्या क्या चल रहा है सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होती है, और उसी के अकॉर्डिंग आप इनिशिएटिव लेते हो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
ओके, सो अब ओवरऑल अगर हम इसको कंक्लूड करेंगे ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट को, तो यहाँ पर वेन वी आर टॉकिंग अबाउट कि यहाँ पे हमारे कुछ की फैक्टर होते हैं। अगर सपोज हम कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, किसी भी कंट्री के साथ कर रहे हैं, जस्ट एज्यूम एट कि हम जापान में कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आता है कि अगर मैं सप्लायर से सप्लायर ले प्रोडक्ट सप्लाई ले रहा हूँ, रॉ मटेरियल ले रहा हूँ, अगर वहां सुनामी आ गई देन मेरा पैसा फंस जाएगा, देन तो ये रिस्क हमारे माइंड में जनरेट होते रहते हैं। तो इन रिस्क फैक्टर को सॉर्ट आउट करने के लिए हमारे कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, आप उस रिस्क फैक्टर को आइडेंटिफाई करोगे। आइडेंटिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आइडेंटिफिकेशन के बाद वंस यू आर नोइंग कि अगर सपोज किसी सप्लायर की बात करते हैं, हम लॉन्ग रन में उससे सप्लाई ले रहे हैं बट सडन उसका सप्लाई इज नॉट अप टू द मार्क, हमने आइडेंटिफाई किया कि ये इतना सप्लाई लेट क्यों हो रही है, कहीं ये बैंकरप्ट तो नहीं हो गया। देन इफ सपोज यू आर नोइंग इट कि ये बैंकरप्ट हो गया है, तो आप सेकेंड स्टेप क्या लोगे, यू विल एक्ट ऑन इट ना, आप उस पर एक्ट करोगे। आप अपने रिस्क को क्विकली ऑब्जर्व करके उस पर कोई डिसीजंस लोगे। नाउ द सेकेंड वन इज ऑलवेज एम्पावर लोकल डिसीजन मेकिंग। मींस अगर सपोज कहीं कोई नेचुरल डिजास्टर है आपके सप्लायर साइड से, जैसे मैंने अभी निसान की बात करी थी, अर्थक्वेक आया था, सो ऑन दैट मोमेंट आप ऐसा, निसान ने ऐसा नहीं किया कि आप अपने हेड ऑफिस में बात करिए और उसके बाद कोई डिसीजन लीजिए। नो, व्हाट यू हैव टू डू, जो भी आपका वहां पे स्टाफ है, आपको उसको ये अथॉरिटी देनी पड़ेगी कि आप एक रैशनल डिसीजन लीजिए और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करिए। क्यों? बिकॉज दे आर नोइंग द सिचुएशन। वो उस सिचुएशन में है, उनको पता है कि इस टाइम हमारे लिए बेस्ट डिसीजन क्या होगा। सो द फर्स्ट वन इज आइडेंटिफिकेशन, एज वेल एज द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज जो भी आपका लोकल वहां पे पर्सन है उसको आप डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी देंगे। नाउ द अनदर थर्ड वन इज फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी आपके सप्लाई चेन में होनी चाहिए। अगर आपका फ्लेक्सिबल अप्रोच है तो आपका डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी होगी और आपकी सप्लाई चेन में कोई डिसरप्शंस नहीं होंगे, वो स्मूथली आपका वर्क करता रहेगा। अगर आपको सपोज सप्लायर चेंज करना है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो भाई फ्लेक्सिबल रहिए। क्यों? क्योंकि आपको अपना प्रोडक्शन, आपको अपनी प्रोडक्टिविटी देखनी है, आपको कंज्यूमर की नीड्स को फुलफिल करना है। तो फ्लेक्सिबल अप्रोच आपको हमेशा ऑप्ट करना चाहिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट, एज वेल एज दिस पीपीआरआर मॉडल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इफेक्टिव है। तो पीपीआरआर मॉडल को आपको ऑप्ट करना है, जहां पे आप प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं, जहां पे आप प्रिपेयर कर रहे हैं, जहां पे आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं, एज वेल एज रिकवर कैसे करेंगे उसका ऑप्शन भी आपके पास होता है। नाउ द अनदर इंपॉर्टेंट इज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मॉनिटरिंग। हमारी सारी चीजें एसोसिएट होती है फाइनेंस से। सो जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसको मॉनिटर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं पर भी अगर फाइनेंशियल एस्पेक्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको भी आपको चेकआउट करना है, उस प्रॉब्लम का प्लान बी जो भी आपके पास है उसको आपको ऑप्ट करना पड़ेगा। सो इट इज ऑल अबाउट द ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट थिंग्स कि रिस्क से हम ओवरकम कैसे करेंगे। नाउ इफ यू हैव एनी क्वेरी देन प्लीज डू आस्क मी। अंकित, anybody have any question? नो मैम। मैम, इसके लिए ना पेरिशेबल के लिए स्पेशली आपने चेन सप्लाई में नहीं बताया, एहतियात के लिए क्या करना है? देखिए, पेरिशेबल के लिए तो सप्लाई चेन बहुत ही आपको स्ट्रांग रखना पड़ेगा, और मैंने आपको पहले भी एक एग्जांपल दिया था निंजा का। सो उनका सप्लाई चेन मैनेजमेंट इतना स्ट्रांग है कि वो विद इन 24 आवर रेस्टोरेंट में, होटल इंडस्ट्री में डिलीवर करते हैं। सो वॉट एवर द सॉफ्टवेयर दे आर यूजिंग, हसन जी आप एक बार उसको स्टडी करिए, आप उस सॉफ्टवेयर को ऑप्ट करिए, तो उससे आपका जितना भी मूवमेंट है वो फास्ट होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी भी बेटर रहेगी। तो यू जस्ट चेक इट आउट। बाकी डिटेलिंग मैं वो यहाँ पर सॉफ्टवेयर किस नाम से है? आईईडीपी को प्रोवाइड कर दूंगी। ओके ओके मैम, थैंक यू मैम। जी।
So is it okay हेलो now? मैम, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। So now anybody is having any question? तो आई थिंक मैम शायद सारे क्वेश्चंस हो गए। Okay. थैंक यू वेरी मच मैम जॉइन अस। Okay. Hello, Ji. Thank you. Thanks a lot. थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू।